कर प्रभु मुन्ना, आदि व्याधि अगमद मिटे, पद में मम अधीर हूँ जगीर करूँ सब पीर, तीर तीर कर चिर रखूं अंतर की तस्वीर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। है कि जैन अकादमी स्कॉलर्स एवं श्री आदिनाथ मेमोरियल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय संस्कृति के विकास में जैन धर्म विषयक ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहली बार गिरनार जी, द्वितीय बार मथुरा जी और आज यह तृतीय संगोष्ठी अयोध्या पर सांस्कृतिक इतिहास विषयक पर आयोजित की जा रही है। आज हमारे अतिथियों की लिस्ट आ चुकी है और अतिथि पधार चुके हैं, जिसमें डॉक्टर संजय सोनवानी जी, जो उनके द्वारा आज व्याख्यान दिया जा रहा है। आप प्रसिद्ध वरिष्ठ इतिहासकार हैं, विशेषकर हिंदी, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हम आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और साथ ही जुड़ रहे हैं जेएस के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र जी भंडारी जी। बहुत ही प्रसिद्ध आप इसरो वैज्ञानिक हैं। देश के विभिन्न चैनलों पर चंद्रयान विषयक आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। और वरिष्ठ अतिथि, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी के रूप में हरिशंकर जैन जी जुड़ रहे हैं, और जिन्होंने राम मंदिर के विषय पर पैरवी की और विजयश्री प्राप्त कराई थी। अध्यक्षता के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर रेखा जैन, जो आप पूर्णायु आयुर्वेद संस्थान पर सलाहकार पद पर अवस्थित हैं और आप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त रहे हैं। और साथ ही संयोजक के रूप में है शैलन जैन जी, श्री आदिनाथ मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आपने भगवान ऋषभ देव के विषय पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं, पत्र पत्रिकाओं पर कार्य किया है और समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर आप संगोष्ठी आयोजित करते हैं, संगोष्ठी पर अपना वक्तव्य भी प्रदान करते हैं। मैं विषय प्रारंभ करूं उसके मैं सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूं। और साथ ही जितने भी दर्शक हमसे इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं सभी का अभिनंदन करती हूं। और विषय प्रारंभ करूं, चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय है, अयोध्या का सांस्कृतिक इतिहास विषय, जिसमें कह सकते हैं कि आत्मज्ञान के ज्ञान से उपजे सब विज्ञान, इसी तथ्य की खोज को कहते हैं अनुसंधान। क्योंकि इतिहास अतीत कालीन मानव गतिविधियों का लेखा जोखा होता है, जिसमें घटित और लिखित तथ्य विराजमान होते हैं। यदि दोनों में समरूपता हो तभी वह विषय वस्तुनिष्ठ और सत्य होता है, और इसी प्रमाण की इसमें निर्णायक भूमिका होती है। शोधकर्ता को अतीत और घटित और लिखित सामग्री के मध्य की जो खाई है उसे पाटना होता है, और जो निष्कर्ष निकलता है वो इतिहास बनता है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति का मिला जुला रूप है। तो कुछ इतिहास का विरूपण हुआ है, आज आवश्यकता है उसी इतिहास को उद्घाटित करने की और मूल्य आधारित संस्कृति को पुनः आकर्षित करने की। हम आमंत्रित करते हैं, मेरी आवाज जा रही है डॉक्टर संजय सोनवानी जी के लिए। आप आज के जो महत्वपूर्ण विषय पर अपना वक्तव्य प्रदान करेंगे, व्याख्यान देंगे। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर संजय सोनवानी जी। धन्यवाद। सबको मेरा प्यार भरा सम्मान पूर्वक जय जिनेन्द्र। जब हम सांस्कृतिक इतिहास की बात करते हैं तो हमें मानव समाज का समाजशास्त्री इतिहास भी ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे मैं जैन धर्म का अध्ययन करने लगा तो मेरे ध्यान में आया कि जो 24 तीर्थंकर हुए वो मानवीय वैचारिक तरक्की के विकास के अलग अलग पायदानें थी, टप्पे थे।
जहां तक हम अयोध्या से बात शुरू करते हैं, क्योंकि अयोध्या पहले से एक सांस्कृतिक केंद्र रहा है भारत का। वहाँ हिंदू हो, वैदिक हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये सारी जो विचारधाराएं है आपस में मिलती थी, आपस में चर्चा करती थी, और एक सांस्कृतिक उद्धरण जो है वो हुआ करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये ध्यान में लेनी पड़ती है कि अयोध्या एग्जैक्टली क्या है, इसकी स्थापना किसने की, और जैसे मैंने कहा, मानव जाति के विकास के जो टप्पे होते हैं या जो पादानें होती है विकास की, उसमें अयोध्या का स्थान क्या है। हम सब जानते हैं कि इंसान पहले घुमंतु था, शिकारी था, बाद में अन्न संकलक मानव बन गया, फिर पशुपालक मानव बन गया, फिर खेती का इजाद हुआ, और वो धीरे 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 सांस्कृतिक उसमें परिवर्तन आने लगे। और जब हम ऋषभनाथ की जो पौराणिक जीवनी हमारे सामने आती है, तो हमारे ध्यान में ये आता है कि ऋषभनाथ घुमंतु आदमी से जो आदमी स्थिर हुआ, सेटल हुआ, उस आदमी के, इंसान के जीवन में जो एक परिवर्तन लाने का जो पल था, उसमें आदिनाथ सचमुच आदि थे, आद्य थे, इसलिए उन्हें आदिनाथ कहा जाता है, और ऋषभनाथ थे। और ये जो अयोध्या नगरी है, उसकी नींव वो ऋषभनाथ ने रखी। जम्बूद्वीप पन्नति जो ईसा पूर्व 34 सदी में लिखित रूप पे लिखी गई। हरमान याकूबी ने माना है कि जम्बूद्वीप पन्नति सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है, जिसमें आगम ग्रंथों में उसका स्थान मिला है। वो नगरी जो अयोध्या आज कहलाई जाती है, वो अयोध्या वो जमाने में ये नाम था ही नहीं। अयोध्या नगरी के नाम कम से कम 4 बार बदले गए हैं। ऋषभनाथ जी ने जिस नगरी की नींव रखी, समाज व्यवस्था बनाई, अस्सी मसीह खुशी आदि विद्याएं मानव जाति को देकर उन्हें स्थिर किया, उन्होंने उस जो नगरी को स्थापित किया उसका नाम विनय या विनीता ऐसा रखा था। उसमें एक नम्रता का बोध होता है, और वो जैन प्रिंसिपल जो है, वो जैन प्रिंसिपल की एक हम आरंभ बिंदु मान सकते हैं। तो अयोध्या की संस्कृति का इतिहास जो शुरू होता है, वो भगवान ऋषभनाथ से शुरू होता है। उन्होंने उस नगरी की स्थापना की। जम्बूद्वीप पन्नति में उसका चौड़ाई क्या थी, लंबाई क्या थी, इसका भी ब्यौरा है। उसमें कुछ एग्जैगरेशन है, कुछ बातें तथ्यात्मक है, मगर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव जाति का जो उत्तर भारत में जो पहला स्थिर संस्कृति का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, वो अयोध्या के रूप में दिखाई देता है, या विनया नगरी के रूप में दिखाई देते हैं। बाद में जम्बूद्वीप पन्नति में ही जो ऋषभनाथ के पुत्र थे भरत, उनका जो दिग्विजय हुआ चक्ररत्न के साथ, उन्होंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी दिशाएं जीत ली। वापिस वो विद्यानगरी आए, और वहां आने के बाद उनको लगा कि ये सब मिथ्या है, इसमें कुछ रमने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अपना सारा त्याग कर दिया। इसमें ध्यान में लेने लायक बातें है कि भरत बाहुबली का युद्ध वगैरह, ये बातें ये प्राचीन ग्रंथ में नहीं आती, वो बाद में शुमार उनका हुआ है, मगर जम्बूद्वीप पन्नति में ऐसा कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता। ऋषभनाथ जी ने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया सिखाया, प्रजा को भी पढ़ाया लिखाया सिखाया, और मानव समाज को एक ढंग से, एक सुचारू रूप से एक धागे में बांध कर रखने के लिए वो कुछ नीति नियम दिए, जो अवसर्पिणी अपसर्पिणी जैसे हमारे जो काल के जैन धर्म में तत्व माने गए हैं, उसमें ये जो परिवर्तन था, वो कुलकर थे, नाभि राज के पुत्र थे, और नाभि और मरुदेवी, इन्होंने एक ढंग से उत्तर भारत को तो अजनाब वर्ष या नाभि वर्ष कहा जाता था, वो उनके नाम से प्रसिद्ध था, और वो कुलकर थे, ये तो सब जानती ही है। कुलकर जो संज्ञा है, वो संज्ञा और मनु इसमें कोई तालमेल नहीं है। कुलकर अलग संबोधन है। और ऋषभनाथ जब सारे दुनिया को या भारत देश के लोगों को
जब नई नीति की पहल की स्थिर जमाने में, क्योंकि जब आदमी घुमंतु था नीति नियम अलग थे, और जब स्थिर हो गया नीति नियम बदले तो उसकी नींव ऋषभनाथ जी ने रखी। और इस ढंग से एक सांस्कृतिक जीवन का अयोध्या का शुरू हुआ। तब का नाम विनीता था। भरत ने दिग्विजय करके इस देश को भारत नाम प्रदान किया, या उनके नाम से ही इस देश को भारतवर्ष नाम पड़ा। और इसके भी सबसे पुरातन सबूत हमारे पास है, क्योंकि ईसा पूर्व दूसरी सदी का राजा खारवेल का जो शिलालेख है पाया जाता है, उसमें भी भरत भारतवर्ष उसमें शिलालेख में लिखा हुआ पाया जाता है। महाराष्ट्र में भी वाई नाम के गांव में एक शिलालेख मिला 8वीं 9वीं सदी का, उसमें भी भारत वर्ष का नाम आता है कि इस देश को भारत का नाम पड़ा। काफी हिंदू हो, वैदिक हो, जैन पुराण में तो लिखा ही हुआ है। और इवन बौद्ध साहित्य में भी, जातक कथाओं में भारत नाम ऋषभनाथ पुत्र भरत से पड़ा, ये सब जानते हैं। तो इस देश का नाम देने वाला भरत पैदा जिस नगरी में हुआ वो नगरी थी आज की अयोध्या, तब की विनीता। तो एक ढंग से ये अयोध्या जो है इस पूरे देश को नाम देने वाली, दिशा देने वाली, एक ये कह सकते हैं कि इट वॉज अ कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। एक कल्चरल कैपिटल होने की वजह से वहां बहुत सारे जो समन संस्कृति जो है, समन संस्कृति के जो सारे आगे के निशान मिलते हैं। क्योंकि अयोध्या में कम से कम 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। ऋषभनाथ हुए, अजितनाथ हुए, अभिनंदन नाथ हुए, सुमति नाथ हुए और अनंतनाथ भी हुए। तो जो 5 तीर्थंकर का जन्म हुआ वो अयोध्या में हुआ। और इसी कारण शायद समन संस्कृति का भी, समन जो एक मूवमेंट है, जो थॉट प्रोसेस है, या जो वैचारिक क्रांति है, या वैचारिक परिवर्तन को दिशा देने वाली एक जो वैचारिक जो मिसाल है, उसके रूप में हम अयोध्या की तरफ देख सकते हैं। और ये शुरुआत कब हुई? पुरातत्व के अनुसार ईसा पूर्व 3000 में पहली बस्ती वहां बसी अयोध्या में। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभनाथ का भी समय वही होगा। और काफी विद्वानों ने इसके ऊपर चहल किए। अभी मैंने एक किताब लिखी ऋषभनाथ जी के ऊपर, उसमें भी उनका समय ईसा पूर्व 3000 से ईसा पूर्व 2700 के बीच का उसमें मैंने माना है। उसके बाद ये विनीता नगरी का नाम बाद में इक्कागु भूमि हुआ, फिर साकेत हुआ, फिर अभी उसका नाम अयोध्या है। और ये पांची जो चारों नाम है वो एक ही नगर के हैं, अयोध्या के हैं। ये ध्यान सूत्र में अभय देव जी ने साफ तौर से लिखा है कि एक ही नगर के नाम है, इसलिए साकेत अयोध्या। क्योंकि अयोध्या एक गुप्त काल में नाम ज्यादा प्रसिद्धि में है। उससे पहले जैसे पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में उसका नाम साकेत लिखता है, और उससे पहले उसका नाम इक्कागु नगर, इक्कागु भूमि ऐसा भी आया है। और एक कोसल देश है, कोसल राज्य है, और कोसल राज्य में की राजधानी करके पहले विनय, बाद में उसका नाम बदलता चला गया। दूसरी बात यह है कि ये जो ऋषभनाथ जी है उनको कोसली कहा गया है बहुत जगह पर, क्योंकि वो भी कोसल राज्य के संस्थापक के नाभि राज के पुत्र थे। तो सांस्कृतिक इतिहास अयोध्या का शुरू होता है, समन संस्कृति शुरू होता है, ऋषभनाथ जी से शुरू होता है, और वो बाद में समय के अनुसार बढ़ता चला गया। ऐसा भी माना जाता है राम का जन्म अयोध्या में हुआ। कौन सी जगह पर हुआ, या जो मंदिर अभी जो विवादास्पद जगह गिराई गई उधर अभी मंदिर बन रहा है, बनेगा, और शायद कुछ समय में उसका उद्घाटन हो जाए। उसका जन्मभूमि, जन्म स्थान एग्जैक्टली कौन सा है इसका हालांकि कोई सबूत नहीं मिला है अभी तक। मगर एक बात सही है कि राम का जन्म एक बाद में हुआ है,
ऋषभनाथ के बहुत बाद में हुआ है, क्योंकि रामायण से हमें पता चलता है कि तब नागर संस्कृति पूरी सुस्थापित थी। वैवाहिक जो जो यौगोलिक स्थिति थी, ऋषभनाथ जी से पहले उन्होंने विवाह संस्था का भी स्थापना की। और राम, उसके पिता को ज्यादा 4 पत्नियां थी, और राम ने वहां की आगे की कदम रखा और एक पत्नी व्रत का उन्होंने संदेशा दिया। मगर राम कब हुए? जब नागर संस्कृति स्थिर हो गई थी, उसके बाद राम का जन्म हुआ है। वो ऋषभनाथ जी से, ऋषभनाथ जी के बाद की घटना है। ये हमें एक पौराणिक स्तर भी देखेंगे या ऐतिहासिक स्तर पे भी देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि राम जी का जन्म हुआ भी वो उधर अयोध्या में तो बाद में हुआ है, काफी समय के बाद, जब मानवीय संस्कृति एक अपने ढंग से एक सुचारू रूप से काम कर रही थी। और उसकी स्थापना की थी, वो संस्कृति की स्थापना की थी ऋषभनाथ जी ने। तो ये हो गया सांस्कृतिक परिवर्तन का इतिहास। बाद में गुप्त काल में अयोध्या नाम बना। अयोध्या को एक गुप्त सम्राट ने राजधानी भी बनाया था कुछ समय तक। और बाद में वो छोटा सा राज्य रहा। वो काफी बार उसके ऊपर आक्रमण भी हुए, शक हो, हुन हो, कुषाण हो, और बाद में मुगल हो। आक्रमण भी काफी बार हुआ। ईसा पूर्व 4वीं सदी में जो पुरातत्वीय सबूत है उससे पता चलता है कि वहाँ लोगों ने बस्ती करना छोड़ दिया था, वो उजड़ गया था। और फिर उस नगर को वापिस बसाया गया, और वो बसने के बाद आज का हमें अयोध्या का रूप मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो विवादास्पद जगह की वजह से वहां काफी खुदाई करनी पड़ी। वैसे कनिंघम ने 19वीं सदी में ही काम करना शुरू कर दिया था, उसे काफी सबूत मिले। बाद में अभी बीबी लाल जैसे पुरातत्वविद, उन्होंने भी उत्खनन किया। तो विवादास्पद जो जगह है उधर राम मंदिर के तो कोई अवशेष मिले नहीं, वहां मंदिर था ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। मगर सबसे बड़ी बात ये हुई, वहां हमें एक तीर्थंकर की मृण्मयी प्रतिमा मिली। वो ईसा पूर्व 4वीं सदी की है। आज तक भारत में जो जैन धर्म की जो प्रतिमाएं या किसी तीर्थंकर की प्रतिमा मिली हो, तो सबसे पुरानी प्रतिमा ये अयोध्या में मिली है। क्योंकि अयोध्या में जैन धर्म का काफी प्राबल्य था। और जैन रामायण अगर हम देखेंगे, जैन रामायण अगर ब्रह्मचर्य जैसे काव्य ग्रंथ को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि राम भी जैन था, लक्ष्मण भी जैन था, विद्याधर सिंह हो गए, मगर वो जैन धर्म से संबंधित थे। तो ये हो गई जैन धर्म की वहां चली आई परंपरा। साथ में ही अयोध्या व्यापार का केंद्र रहा। व्यापार का केंद्र इसलिए रहा क्योंकि तक्षशिला तक जाने वाला रास्ता और दूसरा महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान तक आने वाला व्यापारी मार्ग, ट्रेड रूट है, वो वहां से आते थे। और वहां बड़ी चहल पहल होती थी, सांस्कृतिक सम्मेलन होता था, बहुत जगहों से लोग आते थे, मिलते थे, डिस्कस करते थे, व्यापार करते थे। उसके साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था, और लोग अपने अपने रास्ते से चले जाते थे। यहाँ तक कि कनिष्क, सम्राट कनिष्क जो है, उसका रापटक शिलालेख जो है, जो अफगानिस्तान में मिला हमें, वो रापटक शिलालेख में भी अयोध्या का साकेत नाम आया है, सागे के रूप में। और टॉलेमी जैसे ग्रीक इतिहासकार ने भी साकेत का उल्लेख किया है। राजाएं बाद में बदलते हैं, बस्तियां बसती है, उजड़ती है, वापिस बसती है, नाम समय के साथ साथ बदलते रहते। अभी अयोध्या का इतिहास हम देखेंगे तो विनीता नगर से शुरू होता है, तो 5,000 साल हो गए। तो 5,000 साल में ये 2-3 बार नाम चेंज हो जाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर वो एक ही नगरी के नाम है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ये जो अयोध्या है, अयोध्या सारे भारत में जो भी धर्म पैदा हुए, क्योंकि भगवान बुद्ध भी लगभग 8 साल अयोध्या में थे, ऐसा लिखा हुआ हमें मिलता है। बौद्ध धर्म के भी काफी अवशेष वहां मिले हैं, जैन धर्म के भी मिले हैं। और वहाँ ये पांचों जो तीर्थंकर है, उनके
पुराने समय से मंदिर थे, मगर 18वीं 17वीं सदी में वहां के जो शासक था या मांडलिक था, सामंत था, उसने वो 5 मंदिर बसाए, वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अयोध्या का और जैन धर्म का, अयोध्या का और श्रमण संस्कृति का ये जो पुरातन नाता जो है, जो 5,000 साल से चला आया है, और श्रमण संस्कृति की शुरुआत ही वहां से हुई। और उस शुरुआत की वजह से आज हम पाते हैं कि आज दुनिया को जो मार्गदर्शन आज की तारीख में भी कर सकता है, भले लोग जैन ना हो, जैन विचारों के हो, तो दुनिया का कल्याण हो सकता है। जैसा हम आज देखते हैं इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध छिड़ गया है, यूक्रेन रशिया के बीच जो युद्ध चल ही रहा है पिछले 1 साल से लगभग, या उससे भी ज्यादा समय हो गया हो। तो ये जो युद्ध की या आतंकवाद की जो स्थितियां पैदा होती है, हिंसा की जो स्थितियां पैदा होती है, उसके ऊपर अगर कोई उत्तर है तो वो है जैन संस्कृति के पास, जैन धर्म के पास। अभी ऋषभनाथ जी ने जब धर्म की या जैन विचारों की नींव रखी, धारणा रखी, तब तो अस्सी मसी खुशी ये सारी बातें थी। उसमें तलवार भी थी और लेखनी भी थी, कलम भी थी, और एक तलवार की भी बात थी। मगर वो बात आगे आने वाले तीर्थंकरों ने एक के बाद एक के बाद एक, और भगवान महावीर ने उसे पूर्ण रूप से एक उसे पक्का बनाया, उस तत्व ज्ञान को और वो धारणा को, तत्व ज्ञान को एक ढंग से दुनिया के सामने रखा। और उसका जो संचित है, जो भगवान शब्दनाथ से जो चला है, जो संचित है, वो आगे रखा। ये इतिहास से भी प्रूव हो गया है कि ऋषभनाथ हो, अजितनाथ हो, ये ऐतिहासिक व्यक्ति थे, क्योंकि उनका उल्लेख यजुर्वेद में भी आता है, ऋग्वेद में भी आता है, हिंदू पुराणों में भी आता है। बात तो ये जो शब्द थे पार्श्वनाथ जी, तो ऐतिहासिक थे, ये तो बियॉन्ड डाउट प्रूव हो चुका है। और पार्श्वनाथ जी भी अयोध्या में आए थे, ऐसे भी हमें उल्लेख कहीं कहीं मिलते हैं। और महावीर तो अयोध्या में वो भी आए थे, रहे थे, देश के उन्होंने वर्षा वास किया है। तो ये समण संस्कृति का हो गया। दूसरी तरफ हिंदू संस्कृति या शैव संस्कृति जिसे हम कहेंगे, वो भी साथ में साथ पनप रही थी, और वो भाईचारे से, प्रेम से, विस्तार से। क्योंकि हमें इतिहास में ये देखने को नहीं मिलता कि जैसे आज गिरनार के ऊपर जो संघर्ष हो रहे हैं, वैसे संघर्ष कभी कभी जमाने में, पहले जमाने में हुए हो, ऐसा दिखता नहीं है। दक्षिण में जैन और वैदिक लोगों में जो संघर्ष हुआ, उसके काफी सबूत है। मगर अयोध्या में सांस्कृतिक संघर्ष के हमें कोई इस ढंग के रक्त रंजित जिसे हम कहे, उस ढंग के हमें कोई सबूत दिखाई नहीं देते, ऐसे प्रूफ हमें नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि अयोध्या, उसके नाम का ही मतलब ये होता है कि जहां युद्ध किया नहीं जाता। विदिता जो पहला नाम था जो ऋषभनाथ जी ने रखा, उसका नाम ही अर्थ ये दर्शाता है कि विनम्रता, जो ईश्वर के सामने विनम्र रहना, अपना इगोस्टिक नहीं बनना। इस ढंग से अयोध्या का ये जो सांस्कृतिक इतिहास है, वो सांस्कृतिक इतिहास इस ढंग से जाना जाता है। अभी ये जो विवादास्पद जगह की वजह से जो संघर्ष हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि अयोध्या का इतिहास नहीं है। अयोध्या का इतिहास है मेल मिलाप का है, एक दूसरे को समझने का है, एक दूसरे से प्यार करने का है, अहिंसा का है। और दूसरी तरफ से हम देखने को जाए कि वो उदारता का है, विशाल हृदय का है। और अनेकांतवाद ने जो सिखाया है, उसमें यही लिखा है या यही सिखाया जाता है कि सवाल को सुलझाने के 1000 दृष्टिकोण हो सकते हैं, और एक ही दृष्टिकोण सही हो ऐसी कोई बात नहीं है। उसी ढंग से अयोध्या की तरफ हमें आज देखना पड़ता है। और अयोध्या का जो महत्व है, वो अयोध्या का महत्व समण संस्कृति का केंद्र बिंदु, शिखर बिंदु मानकर हमें अयोध्या का एक वैचारिक क्रांति का ऐलान जहां से हुआ, ऐसी जगह जो भारत में है, और भारत नाम ही जो पड़ा, वो भरत, वो अयोध्या का था, यानी विंध्य नगरी का था। ये भी हमें
ध्यान में रखना पड़ता है। मगर ये बात आजकल हो रही है कि ये जो सही इतिहास है, क्योंकि मैंने भारत के ऊपर किताब लिखी जो अभी इंग्लिश में भी पब्लिश होगी जल्दी। बहुत से लोग मुझे टोकते हैं कि तुम तो जैन नहीं हो, तो फिर तुम्हें उनके क्या पड़ी है? तुमने भारत, ये जो नाम देश को पढ़ा है, कह देना चाहिए था कि दौशंती भरत, या ऋग्वेद में जो भरत टोली है उसके नाम से पढ़ा। मैंने उनको यही कहा और यही समझाने की कोशिश चल रही है कि जो इतिहास में जो है ही नहीं, जो ऐतिहासिक तौर पर साबित नहीं होता है, उस बात को मानना या किसी को बताना वो गुमराह करने जैसा हो जाता है। और चक्रवर्ती भरत के नाम से अगर भारत नाम पड़ा हो और ऐतिहासिक तौर पे भी वो साबित हो जाता हो, लिखित रूप से हो या पुरातत्वीय रूप से हो, शिलालेखीय रूप से हो, अगर साबित होता है तो उसे मानने में आपको दिक्कत क्यों आनी चाहिए? तो कहने का मतलब इतना ही है कि अयोध्या का सांस्कृतिक इतिहास ऋषभनाथ जी से शुरू होता है, और चक्रवर्ती भरत ने उस सांस्कृतिक इतिहास को राष्ट्रीय इतिहास बनाया, और इस राष्ट्र को भरत का नाम मिला, भारत। और ये धरोहर जो है हमारी, ये हमारी धरोहर को टिकाना, वो लोगों को समझाना, लोगों के सामने जाना और उन्हें सच्चाई क्या है ये बताना, और जो साबित होती है तो वो सच्चाई बताने में ऐतराज क्यों होना चाहिए? इस ढंग से हमें वो सांस्कृतिक अयोध्या के इतिहास को तरफ देखना पड़ेगा। ये सांस्कृतिक मिलन का, सम्मिलन का, आदान प्रदान का, कुछ लेने का कुछ देने का, इस हिसाब से चलता आया एक सांस्कृतिक सम्मिलन का एक इतिहास है। एक भारत की, इस देश की धरोहर है, और उस धरोहर को हमें जतन करना चाहिए। और अयोध्या का नाम बहुत ऊंचे स्वर में हमें बताना चाहिए, क्योंकि उसकी स्थापना आदिनाथ जी ने या ऋषभनाथ जी ने की, ये बताना चाहिए। और भरत ने वहां से ही दिग्विजय करके ये पूरे समूचे महाद्वीप को अपने शासन में लाया, और उसका दिग्विजय जो हुआ उसका पूरा ब्यौरा जम्मूद्वीप पंडित में मिलता है। ऐसी हालत में पॉलिटिकल एंगल से हो, रिलीजियस एंगल से हो, कल्चरल एंगल से हो, हिस्टोरिकल एंगल से हो, अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व, उसका जो प्रमाणों से हमें सिद्ध साबित होता है, वो हमें मानना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। ये अयोध्या का संक्षिप्त में सांस्कृतिक इतिहास है। इतना ही मैं कहता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी हम सुन रहे थे वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर संजय सोनवान जी को। आपने बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में सरलता के साथ बहुत गंभीर इतिहास को प्रस्तुत किया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। और मैं सभी से, जो हमारे श्रोता इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूंगी कि यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, और डॉक्टर साहब के वक्तव्य में से कुछ पूछना चाहते हो, तो वो अपनी क्वेरी कर सकते हैं अपना म्यूट करके।